हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगलिया सल्तनत के बादशाहों के बारे में। और हमारी चर्चा जो शुरू होने वाली है वह परवर्ती मुगल बादशाहों से रिलेटेड होगी। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। देखिए, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली बादशाह है। और उसके बाद में जितने भी मुगल बादशाह बने हैं वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। ज़्यादा समय ज़ाया ना हो इसलिए मैंने इनको पहले लिख रखा है, एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिए। वैसे इन मुगल बादशाहों के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि ये मुगल बादशाह आपको क्रमबद्ध तरीके से पूछे जाते हैं। विशेष तौर से इनकी चर्चा कोई इस तरह से नहीं की जाती कि आपको डायरेक्ट ही मुगल बादशाहों की एक एक डिटेल पूछ ली। आपको डिटेल कुछ हद तक आ सकती है एग्जाम में, लेकिन आप ये सोचिएगा नहीं कि जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले मुगल बादशाहों को पढ़ा है वैसे इनके बारे में डिटेल आपको पूछ ली जाएगी। बहुत सारे लोग डेटों के झमेले में रहते हैं, आपको उससे नहीं उलझना है। और इनमें से जो महत्वपूर्ण डेटें होगी, जो विशेष कोई भारतीय इतिहास के जो घटनाक्रम जो एक तरह से कंपटीशन एग्जाम के लायक बनेगा, तो उसकी चर्चा हम जरूर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि जब भी अगर कोई सवाल आएगा परवर्ती मुगल बादशाह यानी बाद वाले मुगल बादशाहों के बारे में, तो आपको इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्रम के अनुसार बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद में, उसके बाद में जहांदार शाह, उसके बाद में फर्रुख सियर, फिर रफीउद्दरजात, फिर रफीउद्दौला शाह जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहते हैं, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अलाउद्दीन अहमद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह, फिर अली गौहर जिन्हें शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं, फिर मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय, और फिर बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें बहादुर शाह जफर नाम से आप ज्यादा जानते हो। देखिए, इन परवर्ती बाद वाले मुगल बादशाहों में से चार आपको देके उनका क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां से रिस्क नहीं ली और मुगल बादशाहों का एक क्रम आपको बना के बताया है। ठीक है, यहां से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत में आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में मुगल बादशाह बना बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का ओरिजिनल नाम मुअज्जम खान है। मुगल बादशाह औरंगजेब के चार शहजादे थे। पहला आजम खान, दूसरा था मुअज्जम खान, तीसरा था कमबख्श खान और चौथा था अकबर खान। उसमें से सेकंड वाला जो बेटा है, जो मुअज्जम खान है, वह बादशाह बना था 1707 ईस्वी में जाज के युद्ध में अपने बड़े भाई आजम को मारकर। मुअज्जम खान को इतिहास में शाह बेखबर भी कहा जाता है। ज्यादा आपको डिटेल नहीं पूछी जाएगी, कुछ उनके उपनाम पूछे जा सकते हैं या उनके समय हुई कुछ घटनाक्रम आपको पूछे जा सकते हैं। खाफी खां नाम का एक फारसी लेखक है जिसने अपनी पुस्तक मुंतखब उत लुबाब में बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर लिखा है। कहते हैं कि इनके समय में जो भी घटनाक्रम होते थे उनमें इनकी गहरी रुचि नहीं होती थी। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि औरंगजेब अपनी कारिस्तानियों से बाज नहीं आ रहा था और वह हिंदुस्तान में भयंकर रूप से अत्याचार कर रहा था, विशेष तौर से गैर मुस्लिमों पर। उसका जो लक्ष्य था वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये मुगलिया सल्तनत जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो अचानक से ढहने लगी और ऐसे मुगल बादशाह सामने आने लगे। शाह बेखबर मुअज्जम खान ओरिजिनल नाम है। इनके समय की एक घटनाक्रम आपके काम आ सकता है और वो ये है कि इन्होंने शिवाजी के पोते संभाजी के पुत्र शाहू को कैद से आजाद किया था। छत्रपति मराठा सरदार शाहू को कैद से आजाद किया था। और दक्षिण में सकूरखेड़ा की लड़ाई हुई थी। मैं इस टॉपिक को मराठा सल्तनत के अंदर अच्छे से बताऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा।
हालांकि ये क्रम ही आपके काम का है और कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम अगर आपके एग्जाम में पूछ लिए गए तो काम के हैं। बाकी डिटेल जो जैसे मराठियों की है उसके लिए मैं अलग से टॉपिक लेके आपको बताने वाला हूं। जहांदार शाह, इनको इतिहास में मस्त राजा कहा जाता है, मस्त राजा या लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुखसिंह, इसको इतिहास में डरपोक या घृणित कायर राजा कहा जाता है। इसकी एक खास सखी थी, सखी कह दो, आज की आधुनिक भाषा में गर्लफ्रेंड कह दो, लाल कंवर थी। और लाल कंवर के चक्कर में यह हमेशा रहता था। और इसके समय एक और महत्वपूर्ण घटना थी, क्या कहेंगे उसको, क्या गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते, एक सुंदरी के चक्कर में था, यह लाल कंवर के चक्कर में था। फर्रुखसिंह के बारे में एक चीज और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकती है। इनके समय में एक अंग्रेज शल्य चिकित्सक आया था, जिसका नाम था हैमिल्टन। उस हैमिल्टन ने फर्रुखसिंह का इलाज किया था और फर्रुखसिंह ने इस हैमिल्टन की कारस्तानी, उसके इलाज, उस डॉक्टर के इलाज से इतना प्रभावित हुआ कि सबसे पहले अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति दी। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की यानी फ्री ट्रेड की अनुमति जो है वह सबसे पहले फर्रुखसिंह ने दी थी। यह सवाल आपके एग्जाम में काम आ सकता है। देखिए, फर्रुखसिंह के समय से लगाकर बाद वाले समय में दो व्यक्ति मुगल बादशाहों के खास बन गए थे और कहते हैं कि वह किंग मेकर थे। एक तरह से सैयद बंधु, उनकी मुगल साम्राज्य में चलती थी। ये सैयद बंधु दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खान और एक का नाम था हुसैन खान सैयद। ये दोनों सैयद बंधु जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था, इनका काम ही ये था कि क्योंकि मुगल बादशाह तो आपको भी पता है कैसे थे, शाहे बेखबर, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, ठीक है, रंगीला जैसे। तो ये इनका काम यही था। दरबार में इन दोनों सैयद बंधुओं की चलती थी और ये एक तरह से किंग मेकर थे। राजाओं को बनाना, उनको गद्दी से हटाना, नए राजा की नियुक्ति करना, ये काम करते थे। 2 साल के लड़के रफीउद्दौला को भी गद्दी पर बिठा दिया था, 2-3 दिन के लिए बना। उसके बाद में रफीउद्दौला शाह को बिठा दिया, 3-4 महीने तक रहा वो शाह जहां द्वितीय नाम से, और उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला को बिठा दिया। तो ये जो समय है ये काफी शॉर्ट समय है मुगलिया साम्राज्य के अंदर जिसमें सैयद बंधुओं की चलती थी। तो सवाल मोटे तौर पर आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने यहां पर इसका जिक्र किया। उसके बाद में मुगल बादशाह बना है मोहम्मद शाह रंगीला। नाम में ही रंगीला है। कहते हैं कि घाघरा और ब्लाउज पहन के सिंहासन पर बैठता था, औरतों का बड़ा शौकीन था यह मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, इस मोहम्मद शाह रंगीला के समय की एक महत्वपूर्ण घटना आपसे पूछी जा सकती है। 1739 ईस्वी के आसपास इनके समय में एक आक्रमण हुआ था फारस के शाह, फारस जिसे ईरान वर्तमान में कहा जाता है, इंग्लिश में बोले तो पर्सिया, पर्सिया या फारस या ईरान के शाह नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और नादिर शाह ने दिल्ली के लाल किले को लूटा था और दीवाने आम के अंदर रखे मयूर सिंहासन को, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताऊस भी कहते हैं, और उसी मयूर सिंहासन के अंदर प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। पूरा तख्त ए ताऊस ही उठाकर नादिर शाह हिंदुस्तान से लेके गया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 ईस्वी में। काम आ सकता है फैक्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बादशाह बना था अहमद शाह। इस अहमद शाह के समय करीब 1748 से 51 के बीच में 3 बार अफगान के शाह, जिन्हें दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है,
दुर्रे दुर्रानी यानी दुर्रानी साम्राज्य का मोती, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने 3 बार दिल्ली को लूटा था। बहुत ही भयंकर तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने लूटा था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से मुगलिया सल्तनत की बैंड बजा रखी थी खुद औरंगजेब ने इस्लाम की कट्टरता के नाम पर, और बाद में ये मुगल बादशाह इतने कमजोर और अय्यास हुए कि उन्होंने मुगल बादशाहत को ढंग से संभाले नहीं रखा, और इसकी वजह से विदेशी आक्रमण लगातार होते रहे, और इन विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान को भयंकर तरीके से लूटा, और मुगलिया सल्तनत बहुत ही एक तरह से कमजोर पड़ गई। और इन विदेशियों के अलावा भी मराठों की शक्ति भी काफी इस समय बढ़ चुकी थी। शिवाजी महाराज के बाद में पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उद्भव हुआ, और मराठा शक्ति ने भी मुगलिया सल्तनत को काफी नुकसान पहुंचाया और मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह से धराशायी करके रख दिया। तो देखिएगा, ये वाली चीजें आपके एग्जाम में काम आ सकती है, इसलिए मैंने यहां पर डिस्कस किया। उसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह मराठा सल्तनत के बारे में होगा। अलाउद्दीन आलम शाह अहमद शाह के बाद में शासक बना, नाम मात्र का शासक था कुछ समय के लिए। अली गौहर बाद में शासक बना, बादशाह बना, जिसे शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं कि इसके समय 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, और इस बक्सर के युद्ध में यह एक अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो से हार गया था, और इस हार कर बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो से हारने के बाद में बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से इसे इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, और एक तरह से मुगलिया सल्तनत का तख्त इसने खो दिया था, यानी दिल्ली खो दी थी। बाद में मराठा सरदार जिनका नाम था महादजी सिंधिया ने इसे वापस बादशाह बनाया। यानी एक तरह से आप देख सकते हैं कि मुगल बादशाह अब कठपुतली बन चुके हैं मराठों की, अंग्रेजों की, और धीरे धीरे हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। उसके बाद में नेक्स्ट बादशाह बना अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय पहला व्यक्ति था, प्रथम बादशाह था जो अंग्रेजों के पूरी तरह से आश्रित था, अंग्रेजों से पेंशन लेता था, और अंग्रेजों ने इसे लाल किला वापस सौंपा था और पेंशन भोगी कर्मचारी बना के रख दिया था। अकबर शाह द्वितीय, जिन्हें अकबर द्वितीय भी आप कह सकते हैं, अकबर शाह द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेजा था। और बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर कहते हैं, जफर इसलिए कहते हैं कि वो एक अच्छे शायर थे। आपको भी पता होगा कि 1857 में ये क्रांति के नेता चुने गए थे, और इन्हें बाद में कंपनी के जो सेनापति हैं जिसका नाम था कर्नल निकलसन और हडसन, इन दोनों ने इसे गिरफ्तार करके इन्हें रंगून भेज दिया गया था, वर्तमान म्यांमार की राजधानी रंगून, वहां भेज दिया गया था, और वहां ये लंबे समय तक निर्वासित जीवन व्यतीत करते रहे। तो ये थी मुगल बादशाहों की बाद वाली लिस्ट जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है, थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों की पकड़ कैसे कैसे मजबूत होती गई, और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में क्या क्या किया, और किस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान आते रहे। अंग्रेज कह सकते हैं आप, ब्रिटिश कह सकते हैं, या विदेशी कंपनियां कह सकते हैं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है विशेष तौर से। और छोटे लेवल के एग्जाम में तो ज्यादा कोई डिटेल पूछी नहीं जाती, इसलिए थोड़ा सा यहां पर एक चीज और भी देख लीजिएगा। देखिए, भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी के आसपास पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों के बाद में लगभग 1600 ईस्वी को भारत में अंग्रेजी कंपनी आई। अंग्रेजों के बाद में हिंदुस्तान में फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों के बाद देखिए, या तो पहली डेट पूछते हैं, ये जो हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, डेटें याद करना। तो वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम सारी डेटें याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए,
ज्यादा से ज्यादा आपको पहली डेट पूछ ली जाएगी या महत्वपूर्ण डेट पूछ ली जाएगी। तो सबसे पहली डेट पुर्तगालियों की ये पूछी जा सकती है आपसे, या अंग्रेज जिन्होंने लंबे समय तक हिंदुस्तान पे राज किया उनकी डेट पूछी जा सकती है। क्या फ्रांसीसियों की, क्या डचों की, या स्पेनिश की पूछी जाएगी? नथिंग, नहीं पूछी जाएगी। अंग्रेजों के बाद में हिंदुस्तान में डच आए जिन्हें हॉलैंड के निवासी कहते हैं या नीदरलैंड के निवासी। हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। और उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों के बाद में हिंदुस्तान में जो क्रमानुसार आए थे और वो थे डेनमार्क के निवासी। तो ये क्रम है भारत में आने का यूरोपियन कंपनियों का। देखिए, पुर्तगालियों का सबसे पहला व्यक्ति हिंदुस्तान आया था जिसका नाम आपने सुना होगा, वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था, जमोरीन के दरबार में। वहां कालीकट के राजा जमोरीन के दरबार में ये वास्को डी गामा पहुंचा था। कालीकट को वर्तमान में कोझिकोडे कहा जाता है। कोझिकोडे वर्तमान में केरल के अंदर है। वहां पहुंचा था और राजा जमोरीन ने इसके साहस को देखकर, इतनी लंबी यात्रा को देखकर इसका भव्य स्वागत किया था और इसका जहाज पूरा माल से भर लिया था। उसके बाद में भारत में नेक्स्ट जो पुर्तगाली आया था जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्मीडा। अल्फांसो डी अल्मीडा, यह पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यह सबसे शक्तिशाली गवर्नर था जिसने सबसे पहले कंपनी की स्थापना की थी। और आपको पता है कि करीब, मैंने बताया भी है जहांगीर के टॉपिक में, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था जिसको सूरत में मुक्त व्यापार की परमिशन दी थी अपने मुगल बादशाह जहांगीर ने। उसके बाद में 1616 ईस्वी के आसपास जो है सर टॉमस रो आया था जिसको अलीनगर में व्यापार की परमिशन दी थी। तो अंग्रेजों में सबसे पहला जो पूछा जा सकता है वह 1608 ईस्वी के आसपास सर टॉमस कैप्टन हॉकिंस, और उसके बाद में 1616 ईस्वी के आसपास सर टॉमस रो। अब अंग्रेज हिंदुस्तान में कैसे पकड़ बनाते गए और हिंदुस्तान को कैसे आगोश में लेते गए, ये सारी बातें हम थोड़ी थोड़ी बारीकी के साथ में करेंगे। हालांकि यहां से जो अभी अभी मैंने बताया उससे कभी कभार अगर किस्मत खराब होती है तो कभी कभार आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो कभी कभार आ सकता है आपके एग्जाम में, अन्यथा इतना कोई मैटर नहीं करता। इसलिए मैंने इस टॉपिक को इतना भी जोर देके, वेटेज देके आपके सामने नहीं रखा है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत में मुगलिया सल्तनत के पतन के बाद में मराठियों ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई और मराठियों के बाद हिंदुस्तान में कैसे अंग्रेजों की पकड़ मजबूत बनती गई। और उसके बाद में अगले वाले टॉपिक में हम 1857 की क्रांति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।